दिव्या अब जैसे पूरी टूट कर बिखर सी जाती है। सबके सामने वह खुद को इस तरह संभाल कर खड़ी हुई थी कि किसी को भनक नहीं हुई कि दिव्या कितने दर्द में है। अर्जुन से मिलने के बाद सभी नाश्ता करके हॉल में बैठ जाते हैं। तभी आदित्य और गौरव हॉल में आते हैं। तरुणा देवी गौरव से कहती हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? गौरव जवाब देता है, मैं कहाँ जाऊँगा दादी। तरुणा देवी गौरव को कहती हैं, अच्छा आप अपने भाभी से मिलें या फिर नहीं। तरुणा जी के ऐसे सवाल पर गौरव आदि को देखता है और फिर ना में सिर हिला देता है। तो तरुणा देवी दिव्या को आवाज़ देने लगती हैं, लेकिन दिव्या अपने दर्द में इतनी गुम हो गई थी कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। सामने बैठी रूही दिव्या के हाथों पर हाथ रखकर थोड़ा सा हिलाते हुए पुकारती है, भाभी। रूही के ऐसे हिलाने में दिव्या दर्द से बाहर आती है और रूही को देखती है। दिव्या की नज़र अपने ऊपर पाकर रूही कहती है, दादी आपको बुला रही हैं। दिव्या की नज़रें अपने आप तरुणा देवी पर चली जाती हैं। तरुणा देवी थोड़ा परेशान होकर पूछती हैं, आप ठीक तो हैं ना? दिव्या तरुणा देवी को जवाब देती हैं, हाँ दादी। दिव्या के जवाब मिलते ही तरुणा दिव्या को अपने पास बुलाती हैं। दिव्या सोफे से उठकर उनके पास जाती है तो तरुणा देवी खड़ी हो जाती हैं और गौरव के पास ले जाकर उसे गौरव से मिलाते हुए कहती हैं, ये आदि के दोस्त हैं और गौरव ये आदि की पत्नी। गौरव जैसे ही दिव्या को देखता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन खुद की हैरानों को छुपाकर मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और फिर कहता है, हाय भाभी। दिव्या भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ा देती है। उसी वक्त आदित्य वहाँ से जाने लगता है तो सौरभ भी एक्सक्यूज मी बोलकर आदित्य के पीछे जाता है। आदित्य तेज कदमों से जा ही रहा होता है कि सौरभ दौड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके इस हरकत से आदित्य उसे घूरते हुए देखने लगता है तो गौरव झट से कहता है, अरे यार ये तो वही लड़की है ना। आदित्य की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला जाता है और गौरव वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है। गौरव काफ़ी देर तक खड़ा रहने के बाद घर के अंदर चला जाता है। अब हॉल में काफ़ी कम लोग ही बचे थे। हॉल पर अब बस दिव्या, रूही, रूहानी और अनुज बैठे हुए थे। गौरव भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी रूही दिव्या से पूछती है, भाभी आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है? दिव्या रूही को देखकर कहती है, मेरी पढ़ाई 2 साल पहले ही पूरी हो गई है। दिव्या की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हुए अब रूहानी पूछती है, भाभी आपने कहाँ से पढ़ाई कंप्लीट की है? दिव्या कुछ सोचते हुए जवाब देती है, यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। दिव्या के जवाब से सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। रूही हैरानी से कहती है, क्या कहा आपने भाभी? इसका मतलब आप आदि भाई से पहले ही मिल चुकी हैं। सब दिव्या को ही देख रहे थे सिवाय गौरव के। वह अपने फ़ोन में व्यस्त था। अनुज बोलता है, हाँ भाभी बिल्कुल जानती होंगी, भाई भी तो उसी साल वहाँ पर पढ़ते थे। रूही और रूहानी पहले अनुज को देखते हैं, फिर दिव्या की तरफ देखते हैं
दिव्या दोनों की नज़रों को भांपकर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही कभी बात हुई है। अनुज अपना खुरापाती दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए कहता है, इसका मतलब आप दोनों का साइलेंट लव है। हाँ, मैंने देखा है फिल्मों में ऐसे ही बिना बात किए एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर इतना बोलते बोलते वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे 4 जोड़ी आंखें बड़ी ही अजीब नज़रों से उसे ही देख रहे थे। अनु जब बात को बदलने की कोशिश करते हुए हंसने लगता है और कहता है, मैं तो फिल्मों की बात कर रहा था। अनुज की बातों पर इंटरेस्ट न दिखाते हुए सभी उससे नज़रें हटा लेते हैं। रूही फिर से दिव्या से सवाल करती है, आप दोनों एक ही क्लास में थे? दिव्या फिर से अपना सर हाँ में हिलाती है तो रूही आगे बोलती है, एक ही क्लास में होने के बावजूद आप दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई? हाउस इम्पॉसिबल। अनुज बीच में ही बोल पड़ता है, भूलो मत रूह, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला हमारे ही घर में रहता है। अच्छा ये बता रूह, तुझसे कभी भाई ने गलती से भी बात की है? रूही मासूम सा चेहरा बनाकर ना में सर हिला देती है तो अनुज बोलता है, तो तू ही बता, जो घर के लोगों से ही बात न करता हो वह बाहर वालों से कैसे बात करेगा? अनुज की बात सुनकर सब हामी भरते हुए अपना सिर हिला देते हैं। अनुज अब गौरव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब गौरव भाई को ही देख लो, आदि भाई से दोस्ती करने के लिए इसने कितने झंडे गाड़े थे। पूरे 2 साल तक आदि भाई के पीछे पड़े हुए थे, तब जाकर भाई ने इनसे दोस्ती की, क्योंकि गौरव भाई। रूही, रूहानी और दिव्या काफ़ी हैरान भरी नज़रों से गौरव को देखने लगते हैं। गौरव लाचारी से अपना सिर हाँ में हिला देता है। गौरव को ही पता था कि उसने आदित्य से किस तरह से दोस्ती की थी। अनुज के कहना बिल्कुल सही था। गौरव को आदित्य से दोस्ती करने के लिए पूरे 2 साल तक मेहनत करनी पड़ी थी, जो वह कभी नहीं भूल सकता था। आखिर में दोस्ती भी हुई तो सिर्फ उसकी दादी के कहने पर। बचपन से ही वह दादी की कोई भी बात को नहीं टालता था। आदित्य बचपन से ही ऐसा था, हर किसी से दूर रहता था। यह उसकी मजबूरी थी, लेकिन वक्त के साथ मजबूरी आदत में तब्दील हो गई, जो अब तक नहीं गई। सभी बातों में ऐसे मग्न हो जाते हैं, जहाँ ये लोग बातों में मग्न थे, वहीं आदित्य ऑफिस में अपने चेयर पर बैठा गौरव की बातों के बारे में ही सोचे जा रहा था, जो गौरव ने कही थी, ये तो वही लड़की है। आदित्य अब उन दिनों में चला जाता है जब वह कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज के एंट्रेंस गेट से एक लड़का अपनी किताबों को हाथ में लिए क्लास करने की चाहत से बढ़ने लगता है। वहीं एक लड़की भी कॉलेज के एंट्रेंस गेट से अपने उल्टे कदमों से बढ़ ही जा रही थी। वह लड़की अपने दोस्त से बात करते हुए इतनी मग्न थी कि उसे इतना भी पता न चला कि वह जिस तरह से चल रही थी उसकी वजह से वो एक लड़के से टकरा गई। उसके कदम इतने तेज थे कि वह टकराने की वजह से खुद को संभाल नहीं पाती और वह गिरने लगती है। लेकिन वह गिरती उससे पहले ही वह लड़का उसे उसके कमर से पकड़ लेता है और लड़की खुद को किसी की बाहों में महसूस करके उसे देखने लगती है।
लड़के को देखकर वह लड़की कहीं खो सी जाती है। वह लड़का भी लड़की की झील की तरह आंखों में पूरी तरह से खो सा जाता है। कुछ वक्त के लिए तो दोनों एक दूसरे में ऐसे ही खोए रहते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक लड़के को क्या होता है। वह घबराते हुए लड़की को छोड़ देता है और वहाँ से भागकर क्लास की तरफ ना जाकर कॉलेज से बाहर चला जाता है। लड़की अपनी कमर पकड़ते हुए उठती है और कॉलेज गेट की तरफ देखकर कहती है, अगर गिराना ही था तो पकड़ने की क्या ज़रूरत थी, खड़ूस कहीं का, हाय मेरी कमर। उन चीज़ों को याद करते ही आदित्य बहुत घबरा जाता है और घबराते हुए अपने शर्ट के बटन को खोलकर शर्ट उतारता है और वॉशरूम में जाकर खुद को देखने लगता है। इस वक्त आदित्य बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वह अब बिल्कुल सेटलेस था। वह गौर से अपने शरीर को देखने लगता है। आदित्य का गोरा बदन बहुत तरह से निकट था। इस तरह वह बहुत हैंडसम लग रहा था। कुछ देर तक खुद को देखने के बाद आदित्य वॉशरूम से बाहर जाता है और अपनी शर्ट को पहन लेता है। एक बड़े से विला में एक आदमी राजा की तरह बैठा सिगरेट को अपने मुंह में लगाते हुए धुआं छोड़ने लगता है। वह आदमी करीब 28 साल का काफ़ी हैंडसम लग रहा था। किसी सोच में डूबा हुआ सिगरेट की कस लिए ही जा रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आकर सर झुका लेता है। वह आदमी सर झुकाए इंसान को देखते हुए कहता है, कहाँ थे तुम कालू। वह आदमी जिसका नाम कालू था वह वैसे ही सर झुकाते हुए कहता है, बॉस उस लड़की की शादी हो गई है। वह आदमी कालू की घूरते हुए कहता है, लड़की नहीं मैडम, वो तुम्हारे बॉस की होने वाली वाइफ है, तो उसे तुम मैडम बोलोगे। कालू सर झुकाए हो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन बॉस मैडम की तो शादी। कालू इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह आदमी झटके से उठाकर कालू का गला पकड़ लेता है और जोर से कहता है, मुझे एक ही बात सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या नहीं, इसलिए चुपचाप उसे मेरे पास लाओ। इतना बोलती ही वह आदमी कालू को छोड़ देता है और फिर से अपनी जगह बैठ जाता है। वहीं कालू छूटते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और खांसने लगता है। आदित्य आज ऑफिस से थोड़ा ज़्यादा देर से आता है। वैसे तो वह अपने कमरे में हमेशा से ही देर से जाता था। ये कोई नई बात नहीं थी। हॉल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ, बिल्कुल शांति, सिवाय आदित्य के कमरों की आहट ही सुनाई दे रही थी। आदित्य को आज पता नहीं क्यों, लेकिन कमरे में जाने से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। आदित्य जब सुबह गौरव से बात कर रहा था तो उसने दिव्या को अपनी आंखों में आंसू लिए देखा था। जो उस वक्त उसके आंसू आदित्य को बहुत चुभ रहे थे। आदित्य समझ चुका था कि दिव्या ने आदित्य की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसे अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब बातें सुनकर दिव्या के आंसू आंखों में क्यों थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आदित्य ने जब पहली बार दिव्या को देखा था तो उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया हो। यहाँ तक कि आदित्य से जब दिव्या टकराई थी तब से आदित्य ने कभी भी दिव्या को नहीं देखा था और शायद दिव्या भी आदित्य को कभी नहीं देखा था, क्योंकि हमेशा अपने स्टडीज पर ही ध्यान दिया करती थी और यही हाल
आदित्य का भी था। वह भी अपनी स्टडीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, इसलिए ही हमेशा क्लास में टॉप किया करता था और दिव्या हमेशा सेकंड आया करती थी। आदित्य अपनी घबराहट को साइड में रखते हुए कमरे में जाता है तो उसकी नज़र सीधे बेड पर पड़ती है, लेकिन बेड को खाली देखकर आदित्य को बेचैनी होने लगती है। वह काफ़ी बेचैन होकर अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाता है। आदित्य बेड को खाली देखकर बेचैन सा हो जाता है। वह कमरों की तरफ फिर से चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नज़र सोफे पर सो रही दिव्या पर पड़ती है। दिव्या को इस तरह से सोफे पर सोता देख आदित्य को बहुत ही अजीब सा लगता है। दिव्या सोफे पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सो रही थी। आदित्य को सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है। बढ़ तो जाता है, लेकिन दिव्या को ना ही नींद से उठाने की हिम्मत हो रही थी और ना ही खुद उठाकर उसे बेड पर लेटाने की हिम्मत हो रही थी। वह बहुत देर तक दिव्या को देखकर हार मानकर वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर खुद बेड पर लेट जाता है। उसकी नज़रें बार बार सोफे पर सो रही दिव्या की तरफ ही खींची जा रही थीं। आदित्य ना चाहते हुए भी दिव्या की तरफ करवट लेता है और उसे देखने लगता है। एक अजीब सा एहसास था जो दिव्या के देखते ही उसे होता है, लेकिन वह एहसास को अपने हाथों से ही ख़त्म कर रहा था। एहसास को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए वह दिव्या की तरफ पीठ करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही देर में वह नींद के आगोश में चला जाता है। एक नई सुबह चारों तरफ सूरज की किरणें लिए बिखेर सी गई थीं। चिड़ियों की चहचहाहट, फूलों की महकती खुशबू सुबह की खूबसूरती को और बढ़ाने की चाह में बिल्कुल मुस्कुराए जा रही थी। इन सुहावना सुबह में आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही आदित्य उठकर वॉशरूम जाता है और कुछ ही देर में नहाकर बाहर आता है। आदित्य ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी उसे जैसे कुछ याद सा आने लगता है। वह अपनी नज़रें सोफे पर डालता है तो देखता है सोफा एकदम अकेलेपन में शांत सा अपनी जगह पर डेरा जमाया हुआ था। सोफे पर दिव्या नहीं थी। दिव्या को न देखकर आदित्य मायूस सा फिर से तैयार होने लगता है। तैयार होकर वह नीचे जाने ही वाला होता है कि एक सर्वेंट आकर उससे बोलता है, सर, आपको दादी अपने कमरे पर बुला रही हैं। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य अपने कदम तरुणा देवी के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। कमरे में तरुणा देवी कुर्सी पर बैठी और उसके सामने एक आदमी जो उसके साथ हमेशा रहता है, वह कुछ बोलने के लिए सर झुकाए खड़ा हुआ था। तरुणा देवी अपने फ़ोन में साइड रखते हुए उस आदमी को देखकर बोलने की इजाज़त देते हुए कहती हैं, बोलो बाला। बाला अपनी मालकिन के आदेश मिलते ही कहता है, मालकिन, हमारे दुश्मन को दिव्या की खबर मिल चुकी है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की गुंजाइश करने की तैयारी भी कर रहे हैं। तरुणा देवी हाथ से बाला को वहां से जाने का इशारा करती हैं। बाला अपनी मालकिन के आदेश के अनुसार वहां से चला जाता है। तरुणा देवी बाला की बातों को सुनकर एक गहरी सोच में डूब जाती हैं। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। नॉक की आवाज़ से तरुणा देवी
अपनी सोच से बाहर आकर दरवाजे की तरफ देखती हैं। दरवाजे पर आदित्य बिना भाव के बिल्कुल शांत सा अपनी दादी की इजाज़त का वेट किए जा रहा था। आदित्य को देखते ही तरुणा देवी उसे अपनी नज़रों से अंदर आने का इशारा करती हैं। इजाज़त मिलते ही आदित्य अंदर आता है। तरुणा देवी अपनी जगह से उठकर आदित्य को पीट करके खड़ी हो जाती हैं। उनके इतना करते ही आदित्य समझ जाता है कि अभी उसकी दादी जो भी बोलने वाली है वो आदित्य के मानने के खिलाफ है, क्योंकि तरुणा देवी कभी भी आदित्य को अपनी बातों से चोट पहुंचते हुए नहीं देख पाती। कुछ देर शांत रहने के बाद तरुणा देवी कहती हैं, प्रीत। प्रीत नाम सुनते ही आदित्य के कान एकदम से खड़े हो जाते हैं। तरुणा देवी आगे कहती हैं, आदि आपको तो पता है कि ये वही नाम है जिसकी वजह से हमने अर्जुन की शादी तय की थी। तरुणा देवी की बात को सुनकर आदित्य उन्हें देखने लगता है। अभी जो बात हो रही थी ये बात तो कब की ख़त्म भी हो चुकी थी, तो तरुणा देवी इस बात को दोहरा क्यों रही थी, आदित्य को समझ ही नहीं आ रहा था। तरुणा देवी फिर से कहती हैं, और हमने आपको यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि ये नाम इस घर पर बिल्कुल भी पहुंचना नहीं चाहिए। फिर थोड़ा रुककर और अपने उस जिम्मेदारी को पूरा भी किया। हमें आप पर नाज है कि आप हर एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तरुणा देवी अब आदित्य की तरफ मुड़ती हैं तो देखती हैं आदित्य बहुत ही असमंजस में बस उन्हें देखे जा रहा था। आदित्य को ऐसे देखकर तरुणा देवी आगे की बोलते बातों को सोचकर फिर से आदित्य की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती हैं और फिर से कहती हैं, लेकिन आज हम आपसे एक ऐसी जिम्मेदारी को सौंपना चाहते हैं जिसकी जिम्मेदारी पहले से ही किसी और ने आपको सौंप दी है। आदित्य को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि उसकी दादी किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। आखिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आदित्य को पहले ही किसी ने दे दी है और उसे पता ही नहीं। दादी की बातों को सुनकर आदित्य काफ़ी सोच में पड़ जाता है और काफ़ी गहराई से अपनी भूले हुए जिम्मेदारी को याद करने की कोशिश करने लगता है। कोशिश तो काफ़ी कर रहा था, लेकिन उसे ना कोई जिम्मेदारी याद आ रही थी और ना ही कुछ और। तभी उसे फिर से तरुणा देवी की आवाज़ आती है, हमें पता है शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आदि आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस जिम्मेदारी को कभी ना भूलें। अब आदित्य से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, इसलिए वह अपनी दादी से पूछ ही लेता है, दादी आप किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। आदित्य का इस सवाल करने से तरुणा देवी आदित्य की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे हमने आपके बिना इजाज़त से आपको सौंप दी थी। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसे मैंने मेरे जान से भी ज़्यादा अच्छी दोस्त को बिना सोचे वादा दे दिया है। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसके साथ ना चाहते हुए भी आपका रिश्ता जुड़ चुका है। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो अर्जुन लेने वाले थे। हम उस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी है।
तरुणा देवी आदित्य को एक एक करके उसकी सारी जिम्मेदारियों से आदित्य को परिचय कराते हुए कह देती हैं। वहीं आदित्य को जैसे अब सबको समझ आने लगा था, वह अपनी दादी से नज़रें फेर लेता है। वह कभी भी उस जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता था जो उसके भाई अर्जुन की थी। वह अपने भाई की किसी भी चीज़ पर हक अपना बिल्कुल भी नहीं जताना चाहता था। दादी जिस जिम्मेदारी की बात कर रही थी वह कभी भी उसे अपना नहीं सकता था। वह बिल्कुल सुन्न सा पड़ जाता है। वह अपनी दादी का कहा तो कभी टाल ही नहीं सकता था और ना ही अपने भाई के हक को छीनना चाहता था। वह बिल्कुल बीच में फंस चुका था। अगर वह दादी की बात मानकर अपने कदम आगे कर लिया तो अर्जुन को ठेस पहुंचेगी और अगर दादी की बात ना मानकर अपने कदम पीछे कर लिया तो दादी को ठेस पहुंचेगी और आदित्य दोनों को ही ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आदित्य अपने किस्मत की लकीरों में इस तरह से उलझ गया कि उसे ना तो आगे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था और ना ही पीछे जाने का। बिल्कुल अंधेरा सा छा चुका था। आदित्य अपने ही उधेड़-बुन में था कि तभी उसे हिम्मत देने के मकसद से किसी का हाथ महसूस हो जाता है। वह जब पीछे मुड़कर देखता है तो यह हाथ तरुणा देवी का होता है। वह अपने आँखों में भरोसा लिए हुए कहती हैं, आदि, हम जानते हैं कि आपको किसी के साथ रिश्ते में नहीं बंधना था, लेकिन आप सच मानिए हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का तो बिल्कुल नहीं था और ना ही है। हम आपको इस रिश्ते को निभाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपको जितना वक्त चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन आपको दिव्या की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। दिव्या सिर्फ और सिर्फ आपकी है। उसकी सारी दर्द, दुख, सुख, तकलीफ, चोट, जिम्मेदारी सब आपकी है। आप ये सोचकर पीछे बिल्कुल मत हटिए कि वह आपके भाई की पत्नी बनने वाली थी। फिर थोड़ा जोर देते हुए कहती हैं, आदि, वो आपकी भाई की पत्नी बनने वाली थी, लेकिन वह सिर्फ अब आपकी हैं, आपकी धर्मपत्नी, आपकी जीवन साथी, आपके हर दर्द पर मलहम लगाने वाली, आपके कदम से कदम मिलाने वाली है। मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से हर एक जिम्मेदारी को निभाते आए हैं उसी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाइएगा। इतना बोलकर तरुणा देवी कमरे से बाहर निकलने लगती हैं कि फिर से वह आदित्य की तरफ देखकर कहती हैं, आदि, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हमारे भरोसे को कभी तोड़ने मत दीजिएगा। तरुणा देवी अब कमरे से बिल्कुल बाहर की ओर चली जाती हैं और आदित्य वहीं खड़ा का खड़ा रह जाता है। वह आखिर करे तो करे क्या, यह समझ पाना उसके लिए मुश्किल ही होता जा रहा था। वह वहीं पर आधे घंटे तक वैसे ही खड़ा रहता है। उसके पैर जैसे एक ही जगह पर जम से गए हों। आदित्य अपने तेज कदमों से बाहर की ओर चला जाता है और कार में बैठकर सीधे सिंघानिया विला से बाहर चला जाता है। उसके हर वक्त साथ रहने वाला रॉकी अपने बॉस को बस देखता रह जाता है। रॉकी भी अपनी बाइक से अपने बॉस के पीछे चला जाता है। आदित्य का पीछा करते हुए रॉकी उस जगह पहुंचता है जहां पर शादी में अटैक करने वाले आदमियों को बांध कर रखा था।
रॉकी जल्दी से अपनी बाइक को साइड में लगाता है और अंदर की ओर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर पहुंचता है, वहां का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो जाता है। अंदर में आदित्य अपने शेड को अपनी कोहनियों तक शेड फोल्ड किया हुआ और चाबुक, जो कि लोहे से बना हुआ था, उसे वह कुर्सियों पर बंधे आदमियों को मारे जा रहा था। वह आदमी दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन आदित्य को तो जैसे उसका दर्द दिखाई ना दे रहा हो। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को मारे ही जा रहा था। वह आदित्य खून से लथपथ हो चुका था। आदित्य के हाथों पर भी खून दिखाई देने लगा था, जो मारने की वजह से उसके ही हाथों में लगे दर्द सहते सहते वह आदमी बेहोश हो गया था। लेकिन आदित्य का मन उससे बिल्कुल भी नहीं भरा था, इसलिए वह जमीन पर पड़े लोगों की ओर बढ़ जाता है और वह वहां पर पड़े लोग जब आदित्य को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो पीछे होने लगते हैं। लेकिन आज आदित्य को तो जैसे भूत सवार था। वह उन लोगों पर चाबुक चलाने लगता है। एक साथ बहुत सारे लोगों की दर्द से भरी चीख उस कमरे में गूंजने लगती है, जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। क्या आदित्य सच का पता लगा पाएगा उस आदमी से? क्या हो पाएगी दिव्या की नाराजगी दूर? यह जानने के लिए देखते रहिए अनचाही शादी।